हेलो प्यारे बच्चों। आज का अपना टॉपिक जो है वो है इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करे। अब पहले तो ये समझ ले ये दिखता कैसा है। दिखता है कुछ ऐसा, ठीक है, सांप जैसा, पर ये सांप है नहीं। ठीक है, तो ये इसका साइन होता है, अंदर बैठी हुई चीज़ एफ एक्स डी एक्स, ये ऐसी चीज़ दिखेगी अपने को। दिस इज बेसिकली साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब ये सांप कहीं भी किसी चीज़ के पीछे लगा है तो मतलब वो कह रहा है भाई आप क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर दें। ठीक है ना। एफ एक्स जो कहलाता है दैट इज इंटीग्रेंट। ये क्या कहलाता है? इंटीग्रेंट कहलाता है, मतलब वो फंक्शन जिसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पर डी एक्स क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब किसके रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ये चीज़ क्या है भाई, यहाँ पर अगर dx है तो यहाँ पर x का फंक्शन होगा। मान लीजिए यहाँ पर dt है तो यहाँ पर t का फंक्शन होगा। ठीक, अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मान लीजिए इंटीग्रेट करने के लिए कैपिटल एफ एक्स एक नया फंक्शन अपने पास आएगा, और साथ में हमेशा हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। और इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर। चलिए अब इसके कुछ फॉर्मूलेस के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस पता है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस समझने में, पढ़ने में, याद करने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन उल्टा होता है किसका? डेरिवेटिव का। मान लीजिए जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने क्या लिया भाई, इंटीग्रेट करके अपने पास क्या है, एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स आया। मतलब एफ एक्स का मैंने इंटीग्रेशन किया तो उसका इंटीग्रेशन क्या मिला मुझे? कैपिटल एफ एक्स मिल गया। ये क्या है यहाँ पर? इसका इंटीग्रेशन है। और अगर इसका उल्टा कर दें, मतलब जो आंसर आया है आपका उसका हम डेरिवेटिव करें तो अपने को क्या मिलना चाहिए? अपने को वापस एफ एक्स मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप वैलिडेट कर सकते हैं कि आपका आंसर गलत है या सही। अगर सही होगा तो वापस जो इंटीग्रेशन का आप डेरिवेटिव करेंगे तो अपने को ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ रूल्स के बारे में हम यहाँ पर अब चर्चा करते हैं। अब इसका जो पहला फॉर्मूला है, ठीक है, उसकी बात करें हम फॉर्मूली। ठीक, पहला जो चीज़ इंटीग्रेशन dx, तो dx का इंटीग्रेशन सीधा सीधा x प्लस सी रहेगा। अरे समझे क्या? उसके बाद दूसरा f मतलब x की पावर n dx। ये मान लीजिए जैसे हमने डेरिवेटिव में पावर रूल पढ़ा था, तो यहाँ अगर x की पावर कुछ n है और उसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है। ठीक है, मतलब एक ऐड करेंगे और जो भी पावर आएगी उससे डिवाइड कर देते हैं। प्लस सी लगाना ज़रूरी है अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तीसरा फॉर्मूला बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब आपको अगर ये याद है कि साइन एक्स किसका डेरिवेटिव था, ठीक है ना, किसका डेरिवेटिव था? अगर याद हो तो कॉस का आता है, पर वो माइनस साइन के साथ होता है। मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। चौथा, अब मान लीजिए इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स। ए यहाँ पर मैं आगे फॉर्मूलेज में जो लिखूँगा वो एक कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो ऐसे केस में अगर अपने को इंटीग्रेट करना है तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस कॉस ए एक्स बाय ए प्लस सी होगा। समझे मेरे प्यारे बच्चों? पांचवा फॉर्मूला कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। अब अगर आपको ये याद है कि कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव था? बेसिकली साइन का डेरिवेटिव था, तो साइन एक्स प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला फॉर्मूला सिक्स्थ, कॉस ए एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? साइन ए एक्स और जो भी कांस्टेंट है उससे डिवाइड प्लस सी। सातवां फॉर्मूला अगर आपको याद हो
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये किसका डेरिवेटिव होता था? ये डेरिवेटिव होता था टेन एक्स का। तो टेन एक्स प्लस सी यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा। समझे बच्चों? आठवां, अब मान लीजिए ऐसा कुछ है सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स। तो ऐसे केस में टेन ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। नाइन्थ फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले से, ठीक है ना। अगला इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो ये किसका डेरिवेटिव होता था? अगर आपको याद है तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? सेक एक्स प्लस सी। टेंथ इंटीग्रेशन सेक ए एक्स टेन ए एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक ए एक्स बाय ए प्लस सी। अरे समझे क्या बच्चों? चलिए अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। 11वां फॉर्मूला। 11वां फॉर्मूला जो है वो है इंटीग्रेशन सांप कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका ये किसका बेसिकली डेरिवेटिव होता था? अगर आपको याद है, ये याद है आप लोगों को, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी का होता था। 12th यहाँ पर क्या कर देंगे हम? कॉसेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? माइनस कॉट ए एक्स बाई ए प्लस सी रहेगा। वहीं 13th, तो 13th में भाई कॉट एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये किसका डेरिवेटिव होता था? अगर वैसा याद है आपको तो फटाफट आंसर आएगा। माइनस कॉस एक्स का ये क्या होता था? डेरिवेटिव होता था। तो कॉट एक्स कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। 14th कॉट ए एक्स कॉसेक ए एक्स डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया? माइनस कॉसेक ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्लियर ना? अब अगले उस पर चलते हैं भाई। 15th इसका जो फॉर्मूला आपको याद रखना, डी एक्स बाई ए एक्स, मतलब 1 बाई एक्स का बेसिकली क्या अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे? वो लगाते हैं पहला वाला फॉर्मूला, ये पावर रूल। पर ध्यान रखें ये फॉर्मूला जब n इक्वल्स टू -1 होगा तो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। समझे क्या? आपको याद होना चाहिए 1 बाई एक्स किसका डेरिवेटिव होता था? किसका डेरिवेटिव होता था? एल एन एक्स का, एल एन एक्स प्लस सी का। 16th अगर आपको ऐसा मिला फंक्शन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ये इसका आप अगर इंटीग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ भी लीनियर ही है भाई। तो एल एन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय ए, मतलब जो भी क्या होता है एक्स का कॉफिशिएंट होता है, प्लस सी, इसका क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन आ जाएगा। अरे समझे बच्चों? 17th ये तो आपका प्यारा है ई एक्स डी एक्स। हमें पता है भाई ई एक्स का इंटीग्रेशन किसका होता था? ई एक्स का ही होता था। तो ई एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 18th इंटीग्रेशन ई ए एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्या आएगा? ये ई ए एक्स बाई ए प्लस सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हो गए। ठीक है, ये आपको याद रहे। मैंने बोला इसमें भी याद करने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज याद हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऊपर वाले फॉर्मूलेज पे बेस्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता है। इंटीग्रेशन एक्स मतलब सांप एक्स, अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन क्या होगा? नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पर अपने को वेरिएबल नहीं पता है भाई कि किसके रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर ऐसा कहीं आपको दिखा तो समझ जाना है कि भाई वो आपका बेवकूफ़ बना रहा है। तो उसका आंसर क्या कर लिख दें आप? साफ साफ
कि भाई ये तो बता किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। जब वो पता होगा तभी हम आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे, अपनी औकात के बाहर है चीज़। इंटीग्रेशन या सांप एक्स की पावर 5 dx, तो यहाँ पर पावर रूल लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा भाई, एक पावर बढ़ जाती है और जो पावर आती है उससे डिवाइड करते हैं प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट एक्स dx, इसकी पावर कितनी, हाफ है, तो x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 1 प्लस c। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x की पावर 3/2 अपॉन 2/3 प्लस c, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैं करूँ इंटीग्रेशन किसका, साइन 2x dx का। तो भाई यहाँ पर अपने को पता है माइनस कॉस 2x/2 प्लस c, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अरे समझे क्या बच्चों। अगला क्वेश्चन, ये ऊपर वाले फॉर्मूले पे ही बेस्ड हम क्वेश्चन अभी यहाँ पर कर रहे हैं। dx 1 - x, इसका इंटीग्रेशन करें। अब इसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर नीचे पावर 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसका इंटीग्रेशन आपका लॉग ही आएगा। तो ln यहाँ पर क्या आ गया, 1 - x हो जाएगा, और x के कॉफिशिएंट से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर कितना है, -1 है प्लस c। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो माइनस ln 1 - x प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा। अरे समझे मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e की पावर -3x dx, तो ये तो सबको फेवरेट होता है, -3x रहेगा, बट यहाँ पर जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड हो जाता है। तो कांस्टेंट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, -3 है। क्लियर। तो ये यहाँ पर इस पे बेस्ड जो ऊपर क्वेश्चंस किए थे, यहाँ पर अपने आंसर्स आए और क्वेश्चंस लिखे। अब कुछ रूल्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला रूल भाई, सम रूल। मान लीजिए एक फंक्शन नहीं है, साथ में हमें 2-3 चीज़ें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ दिख रही हैं और उसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। जैसे बोल दूँ भाई सम रूल, तो सम रूल में क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन fx प्लस माइनस gx dx, ऐसे अपने इंटीग्रेट करना है। तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, बहुत सिंपल सी बात है। पहले सांप को अलग अलग कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन साइन अलग अलग फंक्शन के साथ लगा दें, fx dx प्लस माइनस gx dx, क्या हो जाएगा, ये सम रूल। ये n नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ तो 2 ही मैंने लिखे हैं। अरे समझे क्या। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इसी रूल पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन, x³ - 2x प्लस 3, अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है dx। तो सबसे पहले तो ये कर लें, आप हर फंक्शन के साथ अलग अलग सांप लगाएं। तो इंटीग्रेशन x³ dx माइनस 2x dx प्लस 3 dx इंटीग्रेशन। अरे समझे क्या बच्चों, अरे भाई समझे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करें आप, सीधा सीधा पहले वाले में पावर रूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से, x की पावर 4/4 माइनस, यहाँ से क्या होगा भाई, 2 कांस्टेंट है वो सांप के बाहर एज इट इज़ ले लो। इंटीग्रेशन किसका आएगा, x का। तो x की पावर 1 है यहाँ पर, तो क्या आएगा, ये x²/2 हो जाएगा, प्लस 3 सांप के बाहर, यहाँ से क्या आएगा 3x प्लस c लगाना ज़रूरी है। अब कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर हम अलग लगाएंगे, आपने 3 इंटीग्रेशन के साइन यूज़ किए हैं, तो हम तो 3 कांस्टेंट लगाएंगे। बिल्कुल लगा सकते हो, पर उन तीनों कांस्टेंट का भी सम क्या आएगा, एक ही तो कांस्टेंट आएगा, क्यों वो चूज़, समझे क्या। तो बेहतर ये है कि हम एक ही कांस्टेंट को यहाँ पर लिखें, x की पावर 4/4 माइनस x² प्लस 3x प्लस c, अपना यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर भाई, इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x dx। अब यहाँ पर 2 फंक्शंस हैं, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। इंटीग्रेशन √x dx माइनस इंटीग्रेशन dx/√x, अरे होगा ना। तो यहाँ पर पहले वाले फंक्शन में जो पावर दिख रही है वो पावर कितनी है, हाफ
डी एक्स माइनस, यहाँ पर पावर कितनी है, माइनस हाफ डी एक्स। तो एक काम करो, इसमें हम क्या करेंगे भाई, एक पावर बढ़ा देंगे, डिवाइड बाय जो पावर आई है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस दूसरे वाले इंटीग्रेशन में माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, तो ऊपर 2/3 हो जाएगा। और इस केस में जो आंसर हो जाएगा x की पावर कितनी हो जाएगी भाई, हाफ, और ये 2 ऊपर प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। अरे समझे क्या? चलिए एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं इसी पे बेस्ड। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर आया, इंटीग्रेशन e2x माइनस 3/x dx। तो पहले सांप को अलग अलग कर ले, इंटीग्रेशन 2e dx, e की पावर 2x dx, सॉरी, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3dx/x। अरे होगा नहीं होगा? तो ये तो आपका फेवरेट है, इसका आंसर e2x ही रहेगा, बट कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। अब ये यहाँ पर क्या है भाई, 3 है कांस्टेंट, वो सांप के बाहर एज इट रहेगा। तो इंटीग्रेशन किसका है, 1/x का, और वो बच्चों का फेवरेट होता है गलत करने के लिए। क्या आएगा उसका इंटीग्रेशन, आएगा ln x प्लस सी, इसका आंसर। अरे समझे बच्चों? अरे समझे क्या? अब आगे वाले दो जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उनका यूज़ काफ़ी होता है फिजिक्स में, और कैसे होता है इंटीग्रेशन उसको समझें आप लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर हमने तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स किया है, ये तो स्क्वायर आ गया यहाँ पर, तो कोई तकलीफ नहीं भाई, अपने को डिग्री 1 तो लानी है, यहाँ पर स्क्वायर है तो पावर 1 लानी है। पावर 1 कैसे लाएंगे, कभी भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है। मतलब इसमें 2 साइन स्क्वायर एक्स वो क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x के बराबर होगा। अरे समझे क्या? अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें आप, तो ये कितना होगा, 1 माइनस कॉस 2x/2 और यहाँ पर dx। अब सांप को अलग अलग कर लें, यहाँ से क्या आएगा भाई, हाफ में सांप के बाहर पहले ही लिख रहा हूँ dx, दूसरे वाले में फिर से हाफ सांप के बाहर cos 2x बाय, अच्छा 2 तो मैंने बाहर लिख दिया था, ठीक है, dx। तो पहले वाले जो फंक्शन है dx का उसका इंटीग्रेशन x होता है तो x/2, और cos 2x का इंटीग्रेशन अभी पीछे फॉर्मूला लिखा, आप ऊपर देखेंगे तो फॉर्मूला दिखेगा आपको, और उसका आंसर होगा sin 2x/2, पहले से ही था और 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 4 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये यूज़ कहाँ होता है अगर आपको अभी बता दूं मैं, ये होगा यूज़ आपका जब AC में आप क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना, आपकी बेसिकली RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे, वहाँ पर साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है। तो उसको अच्छे से करने के लिए ये बात थोड़ी सी याद रखें जो अभी मैंने लिखा है पीछे। अगला क्वेश्चन मैं कॉस स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे भाई क्या चीज़, कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इस फॉर्मूले से, 1 प्लस कॉस 2x/2 dx। तो यहाँ से क्या करें, सांप को अलग अलग कर लें, dx प्लस हाफ सांप के बाहर cos 2x dx। अरे होगा ना बच्चों, तो dx का इंटीग्रेशन x होगा तो आंसर हो जाएगा x/2। इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, साइन 2x और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 आ जाएगा, आंसर हो गया प्लस c के साथ जो आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है। समझे क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर ये सम रूल, ऑल्दो प्रोडक्ट रूल भी होता है, पर प्रोडक्ट रूल अपने को फिजिक्स में काम आता नहीं है, वो आइलेट करके एक रूल रहता है, तो अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में उस चीज़ की, और ख़ासकर नीट में। समझे क्या? तो चलिए अगले
टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है? बेसिकली सांप के पूंछ पर और सर पर अपने को एक वैल्यू लिखी हुई दिखेगी। अरे समझे क्या बच्चों? अरे समझे? जैसे यहाँ पर हम लिखें सांप fx dx, तो सांप की पूंछ पे एक वैल्यू दिखेगी a और सर पे एक वैल्यू दिखेगी b। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मतलब ये नहीं है कम ज़्यादा। लोअर लिमिट अपर लिमिट से ज़्यादा भी हो सकती है, समझे क्या? तो ये अपर लोअर का मतलब ये नहीं है कि भाई कम ज़्यादा, मतलब यहाँ पर लोअर मतलब सांप की पूंछ पर और अपर मतलब सांप के सर पर रखी हुई वैल्यू को बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो ए हो सकता है कि पॉजिटिव हो और बी नेगेटिव हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान से निकाल दें कि भाई अपर लोअर हायर लोअर होता है, समझे क्या? तो यहाँ इसका जो आंसर आएगा, भाई पीछे हमने क्या लिखा था, एफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स आया, तो यहाँ अपने को सी लगाना नहीं होता, सीधा सीधा जो आंसर आया उसी को लिखेंगे और ब्रैकेट में बंद करके ये इस तरीके से लिखा जाता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट वैल्यू किसकी है? ये है एक्स की वैल्यूज़। बेसिकली आपसे बोल रहा है कि भाई ए और बी के बीच में एफ एक्स का इंटीग्रेशन बताएं। तो इसमें क्या करेंगे आप, जब इस तरीके से लिख देंगे, पहले एक्स की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस, फिर क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर माइनस लोअर, सीधा से ध्यान रखें। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। रूल्स वही रहते हैं और फॉर्मूलेस वही रहते हैं जो पीछे पढ़ के आए। अरे समझे क्या? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 2 - 4 2x dx। तो क्या करेंगे इसमें, आप पहले 2 को तो सांप के बाहर ले लेंगे और यहाँ पर क्या रहेगा, लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट -4 है, तो x dx। x की पावर 1 है, इसमें लगा देंगे हम पावर रूल। तो 2x² 2 से लेकर -4 तक, ये और यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या रहेगा भाई, -4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, 16 - 4, आंसर हो गया इसका 12। अरे समझे क्या बच्चों? अरे समझे? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आया। हम कर रहे हैं इसमें बेसिकली कहाँ से भाई, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, और आपका फंक्शन है dx√x। अब यहाँ पर 1/√x की जो पावर है बच्चों वो है -12। तो -12 में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितना होगा, -12 + 1 अपॉन -12 + 1, और इसको ब्रैकेट में बंद करके 0 और 9 लिख देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की पावर ½ अपॉन यहाँ से 2, और ये क्या है यहाँ से 0 से 9 तक वैल्यू। तो 2 × 9 की पावर ½ -0, तो कितना आ गया ये 6, इसका आंसर हो जाएगा। अरे समझे मेरे प्यारे बच्चों? चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक हम लिख देते हैं इसको, सॉरी 0 लिखते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लिखते हैं, dx/x²। अब यहाँ पर पावर कितनी है, -2 है। तो -2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे आप पावर रूल के हिसाब से, तो ये -1 अपॉन -1 हो जाएगा। तो -1 यहाँ पर लगा दें आप, और साथ में क्या होगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू हो जाती है इसकी। तो माइनस साइन बाहर इसके 1/x, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो -1/∞ -1/1। अरे क्लियर? तो 1/∞ कितना होता है, 0, और यहाँ से 1, तो ये आंसर कितना आ गया, यहाँ से इसका 1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन ये आपको जो मैं अभी देने वाला हूँ, ये ग्रेविटेशन में इसका इंटीग्रेशन दिखेगा, यहाँ पर हम उसको कर लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, gm1m2 / r² dx।
ये हम फोर्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। अरे समझे क्या बच्चों। और यहाँ पर क्या है, जी M1 M2 आर कांस्टेंट, समझे क्या। तो इंटीग्रेशन ये क्या आएगा, जी M1 M2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन डी आर बाई आर स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो जी M1 M2 इंटीग्रेशन में क्या आएगा भाई, इसकी पावर है -2, तो क्या आएगा ये, आर की पावर -1 माइनस साइन के साथ, ए से बी तक, माइनस साइन बाहर ले लें ब्रैकेट के, तो -GM1M2 और अंदर आया 1/r ए से बी तक। तो पहले अपर लिमिट -GM1M2 1/b माइनस 1/a, साइन अंदर ले जाएं किसका, नेगेटिव का, तो GM1M2 1/a माइनस 1/b। ये थोड़ी सी झलक है जो बेसिकली आपको फिजिक्स में इंटीग्रेशन या बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन वहाँ दिखेगा। अरे समझेगा बच्चों। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, sin x dx का इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई के बीच में। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos x होता है 0 से पाई। तो माइनस साइन को बाहर ले लें, cos पाई माइनस cos 0, भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, होती है -1, और cos 0 कितनी होती है, 1 होती है। तो आंसर आ जाएगा इस केस में अपने पास 2। अरे समझे क्या। चलिए इंटीग्रेट कर लें अपन cos x dx, कहाँ से, 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन जो होगा वो sin x होता है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ जो आंसर आएगा sin पाई माइनस sin 0, और sin पाई कितना होता है, 0 होता है, और sin 0 भी 0 होता है। तो आंसर कितना आ गया, वो हो जाएगा अपना 0। अरे क्लियर है बच्चों। ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला एप्लीकेशन आएगा किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। अरे समझे क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। ये यूज़ होगा कई जगह पर, आप लोगों के सामने आएगी वैल्यू। जैसे मान लीजिए y=f(x) कोई फंक्शन है, हमसे इसकी एवरेज वैल्यू पूछे। अब एवरेज निकालना हम बचपन से सीखते हैं। मान लीजिए 10 क्या है, तुम्हारे पास बच्चे हैं एक रूम में बैठे हुए हैं, और मैं पूछूँ इस एवरेज रूम जो है, या एवरेज एक क्लास समझ लीजिए, उसका एवरेज वेट कितना है। तो इंडिविजुअल आप क्या करोगे, 10 बच्चों का वेट ले लोगे, ठीक है, उनको सम कर दोगे, टोटल 10 से डिवाइड कर दोगे, जो वैल्यू आएगी उसकी एवरेज होगी। भाई ऐसे तो हम डिस्क्रीट नहीं निकाल सकते, बट हमारे पास कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है। मान लीजिए साइन एक्स है, ठीक है, हम साइन एक्स की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं कुछ लिमिट में, 0 से मान लीजिए 2 पाई के बीच में। तो वहाँ पर वो काम नहीं आएगा भाई कि पहले हर जगह पर वैल्यू निकालो 0 से पाई तक, वो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएंगी, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है उनसे डिवाइड करेंगे तो वहाँ तोते उड़ जाएंगे। तो उस चीज़ को आसान करने के लिए गणित में आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर अभी लिख रहा हूँ, y की एवरेज वैल्यू, ये एवरेज शो करता है, ठीक है। क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन f(x) dx अपॉन इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पर लिमिट होगी x1 से x2 तक, और यहाँ भी x1 से x2 तक। तो ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये क्या होता है, अपने को एवरेज वैल्यू देता है किसी फंक्शन की कहीं से कहीं तक। अब एक दो क्वेश्चंस इस पे बेस हम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भाई, y=x, सिंपल से एक एक्सप्रेशन लेकर, ठीक है, फाइंड इट्स एवरेज वैल्यू बिटवीन x=1 to x=3, ठीक है। तो ऊपर फॉर्मूला हमने देखा, क्या करोगे आप भाई, f(x) या यहाँ पर y, मतलब यहाँ पर f(x) लिख दो, dx नीचे dx उसका इंटीग्रेशन। तो कहाँ से कहाँ तक, ये 1 से लेकर 3 तक इसकी वैल्यू रहती है। अरे समझे क्या, तो यहाँ भी 1 से 3, ठीक। अब f(x) की जगह यहाँ पर क्या पुट करना है अपने को, x पुट करना है। तो x dx
1 से 3 अपॉन यहाँ पर dx 1 से 3 तक। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो एक्स स्क्वायर बाई 2 रहेगा 1 से 3 तक अपॉन यहाँ पर x इंटीग्रेशन, सॉरी हमने कर दिया इसका x 1 से 3 तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x में 3 पुट करेंगे तो 9 उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 9/2 माइनस यहाँ से 1/2, ठीक, अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, तो 8/2 मतलब 4/2, मतलब आंसर कितना आ जाएगा इसका, अपने सामने 2 आ जाएगा। अरे क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब मान लीजिए हम क्या चाहते हैं भाई, यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन या फिर एवरेज वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, y इक्वल्स टू साइन एक्स की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, एवरेज बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू π/2। ये आपको दिखेगा एक्सप्रेशन कहाँ पर, मैंने बोला ऑल्टरनेटिंग करंट में, जब हम एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे तो साइन x का अपने को एवरेज निकालना है। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, साइन एक्स dx कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, और इंटीग्रेशन नीचे 0 से π/2 dx। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी पीछे हमने पढ़ा, वो क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, डिवाइड बाय यहाँ से क्या होगा x और 0 से π/2 तक, क्लियर ना। तो माइनस साइन बाहर ले लें, तो कॉस π/2 माइनस कॉस 0। अब नीचे जो वैल्यू रहेगी इसकी कितनी आएगी, π/2 माइनस 0 हो जाएगी, ठीक है। अब कॉस π/2 कितना होता है, वो 0 होगा, और कॉस 0 कितना होगा, वो 1 होगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से +1, मतलब 2/π, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर बच्चों, अरे क्लियर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम जो यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं वो एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, बहुत यूज़ आएगी, ठीक। अब कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन x इक्वल टू 0 टू π, मतलब x π तक। अरे समझे, तो निकालते हैं इसकी वैल्यू। अब मैंने बोला भाई कॉस स्क्वायर एक्स का एवरेज अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स dx, और नीचे इंटीग्रेशन dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π तक, ये भी 0 से π तक। अब कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर करना है तो मैंने बताया आपको cos 2θ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 1 + cos 2x/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये dx, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π तक, अपॉन इंटीग्रेशन 0 से π dx, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या कर दें, अलग अलग इसकी वैल्यू कर दो। तो इंटीग्रेशन यहाँ से क्या आएगा, 0 से π dx, हाफ बाहर, प्लस हाफ इंटीग्रेशन 0 से π तक cos 2x dx, और नीचे अपने को dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो पहले एक कर देता हूँ 0 से π। तो ऊपर पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, हाफ x 0 से π प्लस हाफ, अब यहाँ पर cos 2x का इंटीग्रेशन होगा, वो होगा sin 2x/2, तो बाहर आ जाएगा इसमें 1/4, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से π तक, और नीचे यहाँ पर क्या होगा, π - 0 इसकी वैल्यू होगी। अरे समझे क्या बच्चों, अरे समझे। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो π/2 प्लस 1/4 साइन 2π माइनस साइन 0/π, समझे क्या। तो साइन 2π की वैल्यू कितनी होगी, वो 0 होती है, ठीक है, और साइन 0 भी 0 होता है, तो अपने पास सीधा सीधा आंसर आ गया इसका हाफ। अरे समझे क्या बच्चों। सिमिलरली आप इसमें क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने एवरेज पे, मतलब किसी फंक्शन का अगर एवरेज निकालना है उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस लिए। अब अगला जो एप्लीकेशन इसका आएगा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
फिजिक्स के अंदर, वो है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, लिमिट एज ए सम, मतलब वो छोटे छोटे एरियाज़ को क्या करता है, सम करता है। अरे क्लियर। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास y और x, ठीक है, कोई भी एक मैथमेटिकल फंक्शन का ये ग्राफ है इससे, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इसका एरिया अंडर कर्व निकालो x1 से x2 के बीच में। तो हम क्या करेंगे भाई, ये कुछ नोन एरिया तो आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है नोन एरिया, हम इसकी एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेंगे, मतलब बहुत ही छोटी सी, ठीक है, मतलब इसकी जो ये थिकनेस है वो dx रहे। अरे समझे क्या बच्चों, ठीक है। तो dx थिकनेस क्या है, निग्लेजिबल है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो पर जीरो के जीरो नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका एक एरिया ले लूँगा पहले छोटा सा। अभी अगर आप अलग से देख रहे हो तो ये कैसा बन रहा है, एक ऑलमोस्ट रेक्टेंगल जैसी चीज़ है नहीं रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल जैसी चीज़ है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, अगर इसको मैं अलग से बनाऊँ तो ऐसा दिखेगा ये लगभग, ठीक है। तो ये dx है और ये जो यहाँ पर इसकी हाइट दे रहा है वो y दे रहा है। तो इस छोटे से स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो भी छोटा सा होगा dA, और उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, अगर रेक्टेंगल इसको हम एज्यूम करें तो y इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ। टोटल एरिया अगर निकालना है अपने को इस ग्राफ का तो दोनों साइड अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में a आएगा और राइट साइड में क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन y dx। समझे क्या, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये लिमिट्स होंगी x1 से लेकर x2 तक। तो ये थोड़ा सा याद रखें आप कि एरिया अंडर कर्व हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस पे जो चीज़ है वो, और x एक्सिस को वो वेरिएबल के बराबर हो जाता है। अरे समझे क्या बच्चों। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट करके थोड़ा सा लिखें आप, क्या है, अगर मान लीजिए अपने पास एक फंक्शन कुछ ऐसा है, इसका कुछ एरिया x एक्सिस के ऊपर है और कुछ एरिया x एक्सिस के नीचे है, तो a1 और एरिया ये a2। अरे समझे क्या। तो यहाँ पर अगर लिखोगे ये y इधर x, तो ध्यान रखें टोटल एरिया अंडर कर्व अगर हम लिख रहे हैं इसमें, ठीक है, तो क्या होगा भाई, a1 माइनस a2, मतलब ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लेना है और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लेना है। अरे क्लियर है बच्चों, अरे क्लियर है। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या आ गया आपके सामने, एक एरिया अंडर कर्व के बारे में बात हो गई। अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। जैसे हम बात करें भाई, अगर सामने आपके रेक्टेंगल या ट्रायंगल बन रहा है वहाँ तो इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन है यहाँ पर कि y इक्वल्स टू साइन एक्स, एक फंक्शन है, उसका अपने को एरिया अंडर कर्व फाइंड करना है। तो एरिया निकालना है कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू पाई तक। समझे क्या। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या करेंगे भाई, अभी पीछे देखा एरिया का मतलब ही है इंटीग्रेशन y dx, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स dx, ठीक है, और उसके बाद लिमिट पुट कर दें 0 से पाई। अब वो सिंपल आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है। तो साइन एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, ठीक है, माइनस साइन बाहर ले लें, कॉस पाई माइनस कॉस 0, और कॉस पाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1 होती है, और ये -1 ये कितना आ गया यहाँ से 2, इसका आंसर हो जाएगा। अरे समझे क्या, अरे समझे बच्चों, ठीक है। अब मान लीजिए एक पैराबोला हम ले लें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर हमारे सामने है, एक कोई भी ग्राफ, और इसका एरिया निकालना चाहते हैं हम कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल्स टू 2 से लेकर -2 से x इक्वल्स टू 2 तक, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, पीछे अभी देखा भाई एरिया किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन y dx, तो -2 से 2 तक। अब y की जगह x का एक्सप्रेशन पुट कर दें, 2x स्क्वायर dx -2 से 2 तक, तो 2 यहाँ पर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, ठीक है, और ये क्या होगा -2 से 2 रहेगा, और 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 8/3 माइनस ऑफ -2 की पावर q/3, ठीक है, और यहाँ से अभी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 2 8/3 माइनस प्लस 8/3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया अभी
ये 16 32/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात का ध्यान रखें भाई, जब भी हम किसी मैथमेटिकल फंक्शन का एरिया निकाल रहे हैं तो कुछ अननोन ग्राफ हो तभी इंटीग्रेशन यूज़ करें। अब मान लीजिए ग्राफ ही आपको ऐसा दे रखा है कि ये है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं इसका एरिया अंडर कर्व निकालूँ तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है। आपको एरिया याद होता है, सोचा सीधा क्या करें, एरिया निकालें दोनों का, A1 A2 और सम कर दें। क्यों इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन तब यूज़ करना है जब एक कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फंक्शन हो जिसकी शेप क्या हो अपने को नोन हो। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन ये जो अभी मैंने किया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक ये पैराबोला बनेगा। कैसा पैराबोला बनेगा, ये कुछ इस तरीके से पैराबोला बनेगा, अपवर्ड, ये, ठीक है। मैं आपसे एरिया पूछ रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये तो ये ना ट्रायंगल बन रहा है ना कुछ बन रहा है, तो अपने को यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि भाई इसका एरिया इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का एरिया डायरेक्टली मैं फाइंड कर लूँ, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। प्लीज़ like and subscribe my channel as much as possible. Thank you very much.